बार फिर से वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन यानी सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है, जो उनके कोर की लंबाई होती है, उस कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो देखा है, तो ये नई टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग इफिशियंसी, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखा है आपका पैकिंग फ्रिक्शन और एक तरफ हमने लिखा है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रिक्शन यानी ये चीज है संकुलन प्रभाग और दूसरी तरफ हमने लिखा है संकुलन क्षमता। हमने आपको बताया कि जब यूनिट सेल के अंदर पैकिंग होती है तो घटक कणों का जो शेप होता है वो स्फेरिकल माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। अगर सोचिए, अगर हम यूनिट सेल के टाइप का एक रूम लें और उस रूम के अंदर अगर हम बहुत बड़े बड़े बॉल की पैकिंग करें, तो क्या हम पूरे बॉल की पैकिंग करेंगे तो यूनिट सेल का पूरा स्थान कवर हो जाएगा? सपोज करिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे ये एक छोटा सा अगर हम लेंथ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्क्वायर है या फिर आयत है, अगर हम इसके अंदर ऐसे गोल पैकिंग करें तो क्या इस पैकिंग के दौरान, जब हम इस तरह से पैकिंग कर रहे हैं, तो क्या इस पैकिंग के दौरान हमने पूरा का पूरा स्थान कवर कर लिया इनका? क्या पूरा स्थान कवर हो जाता है इनका या फिर अभी भी कुछ खाली रह गया? तो आपको नजर आ रहा होगा इस बीच बीच में जगह अभी भी खाली रह गई, क्योंकि हमने तो पहले ही मान लिया है कि एटम्स की जो साइज है वो स्फेरिकल होती है। तो भैया अगर एटम्स की साइज स्फेरिकल है, अगर ये गोलाकार है और बीच बीच में अगर जगह खाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल में हम पैकिंग भले घटक कणों की करेंगे, लेकिन यूनिट सेल के आयतन के बराबर हम पैकिंग नहीं कर सकते। तो फिर हम कितनी कर सकते हैं? यही है आपका पैकिंग फ्रिक्शन और ये पैकिंग इफिशियंसी कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं पैकिंग फ्रिक्शन की तरफ आते हैं। क्या होगा पैकिंग फ्रिक्शन यानी संकुलन प्रभाज किसको कहेंगे? तो यूनिट सेल के एकांक आयतन में, यूनिट सेल के एक आयतन में घटक कणों ने जितना स्थान कवर किया वही तो कहलाता है पैकिंग फ्रिक्शन, या उसको कहते हैं संकुलन प्रभाव। और यही बात आती है पैकिंग इफिशियंसी में। अगर यही पोजीशन 100 पे कर दिया जाए, 100 पे कर दिया जाए, तो वो कहलाने लगेगा आपका पैकिंग इफिशियंसी। यानी 100 आयतन यूनिट सेल में जितना आयतन घटक कणों ने कवर किया वही आयतन कहलाएगा आपका पैकिंग इफिशियंसी कहलाती है। तो चलिए पहले आते हैं पैकिंग फ्रिक्शन की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या है ये पैकिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें इस पैकिंग फ्रिक्शन को, तो हम लिख सकते हैं पैकिंग फ्रिक्शन को हमने लिखा पीएफ से, तो पीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का जो आयतन होगा वो चला आएगा यहाँ पे, तो हमने लिख दिया यूनिट सेल का आयतन। और हमने आपको बोला एकांक आयतन में अगर इस आयतन को हम 1 कर दें तो जितना घटक कणों द्वारा आयतन कवर किया जाएगा वही आयतन इसका पैकिंग फ्रिक्शन कहलाता है। यानी पीएफ इक्वल टू अगर हमने नीचे लिख दिया यूनिट सेल का आयतन, तो ऊपर होगा, यहाँ पे हम टॉपिक में लिख रहे हैं घटक कणों का कुल आयतन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया घटक कणों का कुल आयतन। कितने आयतन होंगे वो सब आपको देखना है, तो हमने टॉपिक में यहाँ पे लिख दिया घटक कणों का कुल आयतन। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाएगा आपका पैकिंग फ्रिक्शन। अब हमने इसको डिफाइन कैसे किया? हमने कहा अगर यूनिट सेल का आयतन 1 रह जाए, अगर यूनिट सेल का आयतन 1 हो तो उस टाइम पीएफ इक्वल टू घटक कणों का कुल आयतन। कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर यूनिट सेल एकांक आयतन का हो तो उस एकांक आयतन में अगर हमने घटक कणों को रखा और घटक कणों ने जितना आयतन कवर कर लिया वही आयतन हमारा कहलाया पैकिंग फ्रिक्शन। और यही चीज अगर 100 पे चली जाए तो वो कहलाती है पैकिंग इफिशियंसी। यानी इसको अगर हम अलग अलग पार्ट में इनको तोड़ दें, तो यहाँ पे अगर हम पी की बात कर लें तो सब कुछ तो वही रहेगा, यही रहेगा, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हमने पीएफ
पीएफ के अंदर अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम पहुंच जाएंगे सीधे सीधे अपने टॉपिक की तरफ, पैकिंग इफिशियंसी की तरफ। तो अगर आप चाहें तो पहले पीएफ निकालिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चले जाएंगे आप पैकिंग इफिशियंसी की तरफ। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से अगर इनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपकी जो फार्मूला होगा P इक्वल टू पीएफ की वैल्यू रख दीजिए। पीएफ का वैल्यू क्या है आपका, तो रखेंगे यहाँ पे घटक कणों का कुल आयतन और अपान हो जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा यूनिट सेल का अपना जो आयतन होगा वो, यानी यहाँ अपान लिख सकते हैं यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का कितना आयतन रहा वो रख दीजिए यहाँ पे, और गुणा कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका P की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी ये रहा है आपका P, यहाँ से हम चाहे तो P निकाल सकते हैं। फार्मूला बहुत आसान रहा आपका। देखिए यहाँ पे हमने लिखा P इक्वल टू घटक कणों का कुल आयतन अपान यूनिट सेल का आयतन और इंटू रहा 100। हमने बात भी वही की, बिल्कुल एक फार्मूले की तरह से। कैसे हमने इनको डिफाइन किया, अगर हम इसको 100 कर दें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा P इक्वल टू घटक कणों का कुल आयतन। यानी क्या है ये P, तो 100 आयतन यूनिट सेल में जितना स्थान, जितना आयतन घटक कणों ने लिया वही आयतन तो कहलाएगा आपका पैकिंग इफिशियंसी, यानी उसको P कहते हैं। और यहाँ बात थी एक पे, एक यूनिट सेल के आयतन में जितना आयतन घटक कणों ने लिया, जितना आयतन में वो मौजूद रहे, उसी आयतन को बोल दिया गया यहाँ पे पीएफ, यानी पैकिंग फ्रिक्शन कहा गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। घटक कणों का कुल आयतन, अलग अलग तरह के यूनिट सेल थे, उस अलग अलग तरह के यूनिट सेल में अलग अलग घटक कण पाए जाते हैं। किसमें कितने होते हैं ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आपने पढ़ा अगर सिंपल यूनिट सेल की बात की जाए या बेसिक सेल की बात की जाए तो उसमें घटक कणों की संख्या एक होती है, केवल एक ही घटक कण प्रेजेंट होता है। जबकि आपने देखा कि बीसीसी के पास तो 2 घटक कण होते हैं, एफसीसी के पास 4 घटक कण होते हैं और ईसीसी के पास 2 घटक कण पाए जाते हैं। तो अगर हमको पीएफ निकालना हो तो हमने शब्द लिखा घटक कणों का कुल आयतन। जब सभी कण बिल्कुल सेम शेप के, सेम साइज के हैं, तो कुल आयतन अगर हमको निकालना है तो हम घटक कणों की संख्या और एक आयतन से गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा कुल आयतन। यानी अगर हमको चाहिए कि घटक कणों का कुल आयतन कितना है, तो हम लिख सकते हैं घटक कणों का कुल आयतन बराबर, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, घटक कणों का कुल आयतन अगर हमको चाहिए तो हम लिख सकते हैं घटक कणों का कुल आयतन बराबर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आएगा तो घटक कणों का कुल आयतन बराबर हो जाएगा घटक कण की संख्या, कितने घटक कण हैं इनकी संख्या, तो हमने लिखा घटक कण की संख्या और इंटू लिख देते हैं यहाँ पे एक कण का आयतन, यहां आ जाएगा आपका एक कण का आयतन। चलिए यहाँ घटक कणों की संख्या को लिखा जाता है, शो किया जाता है z से, तो हमने लिख दिया यहाँ पे z, और एक कण का आयतन, चूंकि ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, इसलिए उसका आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। तो ये चीज यहाँ पे उठा के अगर हम रखें तो हमको मिल जाएगा pf इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान यूनिट सेल का आयतन। अगर यूनिट सेल के आयतन को ए क्यूब से शो करें तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला पीएफ इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब। यही अगर हम पैकिंग इफिशियंसी की तरफ बढ़ जाए, पीई की तरफ बढ़ जाए, तो सारी चीजें वही रह जाएंगी। यानी घटक कणों का कुल आयतन, घटक कणों का कुल आयतन कितना होगा, तो घटक कण की संख्या और गुणे हो जाएगा एक कण का आयतन। घटक कण की संख्या को शो कर देते हैं जेड से और एक कण का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ताकि अगर हम इसको रख दें तो पी इक्वल टू हो जाएगा आपका z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान, यहां लिख देंगे ए क्यूब और इंटू हो जाएगा 100। ये हो गई आपकी पैकिंग इफिशियंसी। चलिए अब आगे देखते हैं पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग इफिशियंसी अलग अलग यूनिट सेल में कितनी होती है। तो इनको करते हैं इरेज, इनको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रिक्शन अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल की।
सिंपल क्यूबिक सेल के पास पैकिंग फ्रिक्शन या फिर पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, कोई एक निकालिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा, और अगर पैकिंग इफिशियंसी पता है आपको तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएंगे पैकिंग फ्रिक्शन की तरफ। तो चलिए आप देखते हैं कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें। तो पहले आते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं और इन्हीं में निकालेंगे कि क्या होती है ये पैकिंग इफिशियंसी। तो फार्मूला लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी का। अगर हम डायरेक्ट यहीं पे आते हैं, P की वैल्यू निकालते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा आपका Z और इनटू फार्मूला हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब और अपान हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब और इनटू हो जाएगा आपका 100। ये रहा आपका फार्मूला जो कि चलेगा सबके लिए एक साथ लागू होगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपने यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं। फार्मूला लिखा हमने P इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। क्या मतलब थे यहाँ पे, r क्या था आपका यहाँ पे। तो अगर r की बात कर लें तो यहाँ जो r है ये घटक कण की त्रिज्या है कि घटक कण की टोटल त्रिज्या कितनी रही। तो हमने लिख दिया घटक कण की त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था यहाँ पे। और यहाँ पे रह गई बात ए की बात कर लें तो ये क्या था, ये है आपका एज लेंथ है यूनिट सेल का, यानी हम लिखें इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा ये। यहाँ पे देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, कितना होता है पैकिंग इफिशियंसी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास फार्मूला रहा P इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। Z क्या है, तो यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या है। तो आइए बाबू आगे देखते हैं कैसे करेंगे हम इनको सॉल्व। तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक सेल में तो आपको पता है कि Z की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सिंपल क्यूबिक सेल में Z की वैल्यू 1 होती है, यानी सिंपल क्यूबिक सेल में घटक कणों की कुल संख्या 1 पाई जाती है। तो हमने Z की वैल्यू को कर दिया 1। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमको R की वैल्यू चाहिए और A की वैल्यू चाहिए। अगर R और A हमको मिल जाए तो हम अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, बताया भी था कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो R होता है वो R इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे इनकी बात कर लें तो a/2 के होता है। या हम लिख सकते हैं इसको आगे अगर हम शो करें तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2r। ये होता है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें सिंपल क्यूबिक सेल की बात कर लें तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ भी किया था कि कितना होता है। तो हमने देखा था कि r इक्वल टू होता है a/2 के, या फिर हम कह लें तो a इक्वल टू होता है 2r के। चलिए यही फार्मूला हम कर देते हैं इस इक्वेशन में रिप्लेस, और रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनको रिप्लेस कर दें तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी यानी P इज इक्वल टू Z की वैल्यू कर देंगे 1 इंटू 4/3। चलिए कर दिया हमने 4/3 इंटू हो जाएगा आपका पाई, और फिर है r क्यूब अपान a का क्यूब, बट a के जगह हमारे पास तो मान हमको पता हो चुका है 2r, कर देंगे इसका होल क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आपका 100 से कर दिए मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2r का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब, और यहाँ r क्यूब पहले से है, यानी ये जो r क्यूब होगा इस r क्यूब से तो हो जाएगा बाबू कैंसिल। तो आया कितना, 4/3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे पाई, 8 चला आएगा इनके साथ और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 100। तो अगर हम इनको कट करें तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, यानी आंसर आ जाएगा आपका 50 पाई/3। अब पाई के रूप में तो हमको चाहिए नहीं, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14/3। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये आएंगे 52%। तो ये रही आपकी पैकिंग इफिशियंसी। सिंपल क्यूबिक सेल में पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, तो 52% पाई जाती है पैकिंग इफिशियंसी। लेकिन अगर पूछ दे कि पैकिंग फ्रिक्शन कितना होता है,
अगर कह दे पैकिंग फ्रिक्शन बताइए तो हमने आपको अभी बताया 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0.52, ये हो जाएगा इसका पैकिंग फ्रिक्शन और ये रही पैकिंग इफिशियंसी 52%। यानी अगर हम कहें कि सिंपल क्यूबिक सेल में घटक कण कितना आयतन कवर कर लेते हैं, तो घटक कण केवल 52% आयतन ही कवर कर पाते हैं, तो खाली स्थान कितना हुआ। यानी अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में अनावृत स्थान, खाली स्थान कितना पाया जाता है, तो बाबू अगर 52% स्थान भरा हुआ है तो खाली स्थान कितना है, तो 100 में से 52 को कर देंगे माइनस, तो बताइए खाली स्थान कितना हुआ। तो खाली स्थान की संख्या रही आपकी 48%। यानी अनावृत स्थान कितना हुआ, तो अनावृत स्थान की संख्या होती है 48%। चलिए वही इसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका आवृत स्थान। अगर इसी में अगर हम चले आए तो यहाँ पे हम लिखते हैं आवृत स्थान कितना रहा, घटक कणों द्वारा घेरा गया स्थान। तो आवृत स्थान रहा हमारे पास, हमारी जो पैकिंग इफिशियंसी आई वो खुद रही यानी 52%। तो हम लिख देते हैं आगे इसी में अनावृत स्थान कितना रहा, बिना कवर किया गया स्थान कितना है, तो अनावृत स्थान इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 माइनस 52 और 100 में से 52 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 48%। तो 48% स्थान आपका रह गया खाली। तो ये रहा आपका 52 और ये आपका 58, ये आवृत स्थान रहा और ये रहा आपका अनावृत स्थान। तो ये रहा आपका सिंपल क्यूबिक सेल में पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रिक्शन कितना होता है, आवृत स्थान क्या थे और अनावृत स्थान क्या थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी बीसीसी में कितना होता है, इनको करिए नोट, फिर आते हैं बीसीसी की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बीसीसी के लिए कितनी होती है पैकिंग इफिशियंसी और कितना होगा पैकिंग फ्रिक्शन। तो चलिए फार्मूला तो हमने अभी पहले ही लिख दिया था कि P इक्वल टू होता है Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कितना होगा बीसीसी के लिए। तो चलिए अगर हम बात कर लें बीसीसी की, तो बीसीसी के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा Z की वैल्यू बीसीसी के लिए होती है 2। पता होगा आपको कि बीसीसी के लिए जो Z की वैल्यू होती है 2। और एक चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि R इक्वल टू होता है √3/4a, या फिर हम लिख सकते हैं A इक्वल टू हो जाएगा 4r अपान √3। ये होता है बीसीसी के लिए रिलेशन। तो फॉर बीसीसी की बात कर ले तो हमको मिल जाएगा A इक्वल टू 4r/√3, जबकि r की वैल्यू हमको मिली थी, r इक्वल टू मिला था √3/4a। हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 4 चला जाएगा r की तरफ और अंडर आ जाएगा नीचे, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 4r अपान √3। चलिए रखते हैं इनको, हम इस इक्वेशन में देखते हैं मिलेगी कितनी पैकिंग इफिशियंसी यहाँ पे। तो चलिए अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो हमको मिल जाएगा P इक्वल टू Z के जगह पे रख देते हैं 2 इंटू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पे रहने देते हैं अपान हो जाएगा यहाँ a क्यूब, और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हम रखेंगे 4r अपान √3, रख दीजिए 4r अपान √3 और ये हो जाएगा इसका होल क्यूब और इंटू कर देंगे 100। चलिए देखिए करते हैं इनको सॉल्व, क्या आएगा यहाँ पे। तो अगर हम सॉल्व करें इनको, तो सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 4r अपान √3 का होल क्यूब है। जब आप क्यूब करेंगे तो r क्यूब तो बिल्कुल आएगा, r क्यूब से r क्यूब आपको हो जाएगा कैंसिल, लेकिन बचा होगा 4 का क्यूब अपान √3 का क्यूब। हल करते हैं, देखते हैं आगे कहां पे पहुंचे हम। तो जब आप हल करेंगे तो देखिए बचेंगे 4 पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन होगा चला जाएगा ऊपर और ये वाला पोर्शन आ जाएगा इनके साथ, यानी आपका आएगा 2 इंटू हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा यहाँ पे पाई और इंटू होगा 100। ये सब आपके ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे से ये भी ऊपर चला गया। अगर ये ऊपर गया तो √3 का हो जाएगा आपका होल क्यूब अपान नीचे क्या बचा, नीचे बचा है 3 और इसके साथ बचेगा 4 का क्यूब, तो यहाँ लिख देते हैं 3 और इंटू हो जाएगा 4 का क्यूब। चलिए कर लेते हैं इन्हीं को सॉल्व। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा क्या, यहां से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पे देखिए 100 में यहाँ से
कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू हो जाएगा आपका पाई और ये आ जाएगा आपका 3√3। जब √3 का क्यूब करेंगे 3√3 हो जाएगा, अपान आ जाएगा 3 और इंटू यहाँ बचा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 हो जाएगा यहाँ पे। 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसल। 4 से काटने की कोशिश करते हैं इनको, तो देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, ये बचेगा 4 बार में, सॉरी ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 से एक बार फिर काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 25। यानी आएगा क्या आपका 25 पाई और ये हो जाएगा √3 और अपान हो जाएगा 2। रख लेते हैं वैल्यू, यानी हो जाएगा 25 और इंटू हो जाएगा 3.14 और ये हो जाएगा 1.73 अपान 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी 68% आएगी। यहां से नियर अबाउट जो वैल्यू आती है इसकी 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो बीसीसी में होती है वो होती है 68%। तो अब आप बता दीजिए कि पैकिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। तो अगर हम 100 से कर दें डिवाइड तो हो जाएगा 0.68 पैकिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये रही बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं खाली स्थान और बिना खाली स्थान यानी आवृत स्थान और अनावृत स्थान की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना होगा। तो लिखते हैं, पहले इन्हीं पे आते हैं, 2 पार्ट में इनको तोड़ लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं आवृत स्थान, घटक कणों ने कितना स्थान घेरा, तो एक तरफ आ गए आवृत स्थान की तरफ, तो एक तरफ बढ़ जाते हैं, यहीं पे लिख दिया गया है अनावृत स्थान। कितनी जगह ऐसी रही जो भरी हुई नहीं थी। तो आपने देखा कि जो आपका आवृत स्थान है वो है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की इक्वल, यानी 68%। तो कितना भरा नहीं था, तो 100 माइनस 68 कर दीजिए, 100 में से 68 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 और ये 10 9 9 32%। चलिए ये रही आपका अनावृत स्थान 32 होता है और आवृत स्थान जो होता है वो 68% होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी थर्ड आएगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और एफसीसी के लिए क्या होगी पैकिंग फ्रिक्शन। कितना स्थान घटक कणों ने कवर किया, तो कितना स्थान रह गया खाली। चलिए देखते हैं टॉपिक की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास है P इक्वल टू होता है Z इंटू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब इंटू 100। हमने लिखा भी है r जो है घटक कणों का रेडियस और ये जो है एज लेंथ है वो यूनिट सेल की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं Z की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको पता होगा एफसीसी के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 4, क्योंकि 4th रैंक का यूनिट सेल होता है एफसीसी। चलिए अब आते हैं आर की बात करते हैं। आर के बारे में आपने पढ़ा होगा आर कितना होता है। तो आर की बात करें तो आर होता है a/2√2, या फिर हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2√2 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे r। ये होता है एफसीसी के लिए, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं। तो फॉर एफसीसी की बात करें तो a इक्वल टू होता है 2√2 अपान 2√2 इंटू होता है r। यहाँ a की वैल्यू, हमने a की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हम किसी एक को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे के फॉर्म में। हम चाहते तो r को भी रिप्लेस कर लेते, a को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा, जिससे चाहे न्यूमेरिकल लगाइए, वो आपके अपने ऊपर है। तो चलिए यहाँ पे हम रखने जा रहे हैं a की वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे 2√2 अपान 2√2 इंटू r रखेंगे और z की जगह पे रख देंगे 4। आगे देखते हैं कैलकुलेशन में कितनी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी और क्या हो जाएगा पैकिंग फ्रिक्शन। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, रख देते हैं ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में, यानी हमको मिलेगा P इक्वल टू Z की जगह रखेंगे 4 इंटू है आपका 4/3, यहाँ पे आ जाएगा पाई
और यहाँ है इंटू आर क्यूब अपान हमने ए की वैल्यू रखी, तो ए की वैल्यू हमने रखी कितनी 2√2 और यहाँ हमने रख दिया आर और इस सब का करना है क्यूब इंटू हो जाएगा 100। इन सब का क्या आएगा वो तो हम बाद पे छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल आर का क्यूब तो आएगा और ये आर का क्यूब इस आर के क्यूब से हो जाएगा कैंसिल। अगर कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमको पी इक्वल टू हो जाएगा 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 16 पाई अपान हो जाएगा यहाँ पे 3 और फिर इंटू है 100, लेकिन अपान के साथ कुछ और भी मिलेगा 2√2 का होल क्यूब। क्या होता है 2√2 का होल क्यूब? तो चलिए देखते हैं 2√2 का होल क्यूब क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं 2√2 और इसका हो जाएगा ये होल क्यूब। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 16 पाई इंटू होगा 100 अपान यहाँ पे 3 तो बचा ही है, लेकिन 2√2 का होल क्यूब 2 का होल क्यूब होगा 8 और अंडर√2 का होल क्यूब होगा 2√2 और 8 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16, 16√2 हो जाएगा। यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू लग देते हैं 3.14 इंटू हो जाएगा 100 अपान यहाँ पे 3 है और यहाँ हो जाएगा 1.41। इन सबको आप कवर करिए, इन सबको सॉल्व करिए, नियर अबाउट पहुंचेंगे 74%। देखिए रिजल्ट आ चुका है आपका। यानी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है एफसीसी के पास वो सबसे ज्यादा होती है, वो भी कितनी तो होती है 74%। तो अगर आपसे कहे कि इसकी पैकिंग फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी 100 से कर दीजिए डिवाइड, तो कितनी हो जाएगी पैकिंग फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 0.74%, सॉरी 0.74। यानी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी एफसीसी के लिए वो 74% होती है, जबकि पैकिंग फ्रिक्शन कितनी होती है तो पैकिंग फ्रिक्शन 0.74 होती है। अब आते हैं बाबू अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमको पता करना है कि अभी भी कितना स्थान खाली रह गया। तो चलिए यहाँ दोनों तरफ आते हैं, पहले लिखते हैं आवृत स्थान, कितना स्थान भरा। यानी अगर हम बात कर ले आवृत स्थान की तो हमारा आवृत स्थान पैकिंग इफिशिएंसी के बिल्कुल इक्वल रहा, कितना रहा 74%। सबसे ज्यादा जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है वो एफसीसी की होती है, लेकिन स्थान तो अभी भी खाली है, लेकिन कितना तो लिखते हैं अनावृत स्थान। अनावृत स्थान की बात कर लेते हैं, कितना स्थान खाली रह गया। तो चलिए अनावृत स्थान कितना रहा तो 100 में से इनको कर देंगे माइनस, 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस 74 कर देते हैं। 100 में से 74 घटाइए, आपका आ जाएगा ये 26%। यानी अभी भी 26% हिस्सा यूनिट सेल का खाली रहता है, जिसमें घटक कणों की अपनी उपस्थिति नहीं होती है। तो आपने पढ़ा पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग इफिशियंसी अलग अलग टॉपिक्स के लिए, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, कैसे लगते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फार्मूला जिनकी जरूरत पड़ेगी, आपको रेडियस पता होना चाहिए, आपको एज लेंथ पता होनी चाहिए और जेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा। यानी पी के बाद आपने पढ़ा पी क्या थी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कितना स्थान घटक कणों ने यूनिट सेल के अंदर कवर किया, इसी को तो कहते हैं पी। तो ये रहा हमारा पी, हमने इसको फार्मूले के रूप में डिनोट किया और सबके लिए अलग अलग है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी अगला पार्ट हमारा होगा न्यूमेरिकल पार्ट। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इसका। तो चलिए इनको करते हैं, आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल सेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं आपकी तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा है एक परमाणु की त्रिज्या 300 पिकोमीटर है, यदि यह एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो यूनिट सेल के किनारों की लंबाई और निकट परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एल्युमिनियम क्यूबिक क्लोक संरचना का क्रिस्टल है, इसकी धात्विक त्रिज्या अगर 125 पिकोमीटर हो तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन की यूनिट सेल के किनारों की लंबाई क्या होगी, यानी एज लेंथ कितनी होगी यूनिट सेल की। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एल्युमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा और उस आयतन में कितने यूनिट सेल लगेंगे, कितने यूनिट सेल उपस्थित रहे होंगे। तो चलिए पहले करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पे आइए। क्या आपसे पूछा, आपसे पूछा है जो लेंथ की लंबाई कितनी है, और सेकंड पूछा निकट परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन की। 2 पार्ट यहाँ दिखा
देते हैं। एक तरफ आपसे पूछा ए की वैल्यू क्या होगी जबकि स्ट्रक्चर रहा आपका एफसीसी, और सेकंड आपसे पूछा डी की वैल्यू क्या होगी। डी पूछा है आपसे निकटस्थ परमाणु के बीच की दूरी, दो परमाणु के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों को। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले ए कहां से मिलेगा, ए कहां से आएगा, तो एफसीसी की बात हम करते हैं ए के लिए। अभी हमने हल किया है और ए की वैल्यू निकाली थी, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एफसीसी। अभी तो हमने लगाया है फॉर एफसीसी, यानी एफसीसी के लिए जो ए होता है वो 2√2r के इक्वल होता है, जबकि दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है d वो 2r के इक्वल होती है। लग गया आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है r दिया है, r कितना है, तो r 300 पिकोमीटर है, तो हम बड़े आराम से r की वैल्यू रख देंगे तो d निकल जाएगा। यहाँ भी r रख देंगे तो भी हमको ये मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे, हम रखेंगे यहाँ पे तो मिलेगा a इक्वल टू √2 की वैल्यू कर देते हैं 1.41 और r की जगह यहाँ पे रख देते हैं 300 डायरेक्ट। तो जब 300 रखेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करिए 6 हो जाएगा, यानी 6 और इंटू आ जाएगा 141, 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये 6 में 4 से कर लिए तो ये 24 और 6 और 2 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 846 पिकोमीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। देखिए कितना इजी है ये। आपसे पूछा ए बताइए, आपसे पूछा डी बताइए, दोनों तो आर से निकलेंगे, क्या दिक्कत है। हमको आर चाहिए, पूरा टॉपिक पढ़िए, जहां आर दिखे उसी को घेर लीजिए। आर है आपका 300 पिकोमीटर, रख दीजिए आर की जगह 300 वैल्यू, तो आर की जगह 300 और ये तो पहले दिया है, कर लीजिए इनका गुणा। देखिए कितनी आसानी से निकल गया आपका एज लेंथ, यानी हमसे जो पूछा था एज लेंथ ए हमको मिल चुका है। अब डी की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। डी इक्वल टू 2r, तो 2 और इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की जगह कर दीजिए 300, तो आर की जगह जैसे ही 300 करेंगे ये गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 600 पिकोमीटर। ये भी आंसर आ चुका है आपका। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला यूनिट सेल के किनारों की लंबाई बताइए, लेकिन उससे पहले ये है किस टाइप का यूनिट सेल, लिखा है क्यूबिक क्लोज, तो क्यूबिक क्लोज से घबराइएगा नहीं। क्यूबिक क्लोज जो है वो एक एफसीसी स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्यूबिक क्लोज एक एफसीसी स्ट्रक्चर है तो आपको क्या दिया है, पहले जो दिया है वो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे गिवन दैट की बात कर लें, क्या दिया है, तो हमको पता है आर की वैल्यू हमको दे दिया है 125 पिकोमीटर। यहां हमको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां थोड़ी सी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है। खैर इनकी बात बाद में करेंगे, पहले निकाल तो लें कि ए की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं किनारों की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे तो टॉपिक लिखा है यूनिट सेल के किनारे की लंबाई क्या होगी। चलो देखते हैं क्या होगी किनारों की लंबाई। तो अभी तो लिखे थे यहाँ पे कि अगर एफसीसी का स्ट्रक्चर हो फॉर बीसीसी, तो ए की जो वैल्यू होती है वो 2√2 और इंटू आर के इक्वल होती है। अगर एफसीसी की वैल्यू 2√2 इंटू आर के इक्वल है तो हम बड़ी आराम से रख सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2√2 की जगह पे रख देते हैं 1.41 और इंटू आर के जगह रख देते हैं 125। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.41 कर लेते हैं, इंटू हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2, 25 से गुणा कर दें अगर यहाँ पे तो 0, 2, 25 कम 25, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 2 और 25 से कम 25 और 10 हो जाएगा आपका 35, 352.5। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौको 100, 2 आया तो 2 102 हो जाएगा, 10 और 25 हो जाएगा। देखिए 352.5 या फिर नियर अबाउट लिख सकते हैं इनको हम 353 पिकोमीटर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। एल्युमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, जबकि एक यूनिट सेल का आपने देखा कि लेंथ जो आ रहा है लेंथ वो 353 पिकोमीटर आ रहा है। देखते हैं आगे की कितने होंगे, तो इनको करते हैं इरेज। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एल्युमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्युमिनियम के 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का अगर आयतन हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम हो, तो कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, कैसे निकालेंगे इनकी संख्या। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि यूनिट सेल का, एल्युमिनियम के 1 यूनिट सेल का आयतन कितना है, फिर इतने आयतन में कितने यूनिट सेल होंगे वो भी हम निकाल लेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं। तो अगर एज लेंथ यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट सेल के आयतन की बात कर लेते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट सेल का आयतन कितना होगा। तो आयतन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। देखते हैं 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल का जो आयतन हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा है इक्वल टू 353 पिकोमीटर। तो अगर हम आगे रखें तो ये हो जाएगा 353 गुणे 10 पे माइनस 10 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.53 इंटू 10 पे माइनस 8 सेंटीमीटर। हमको ए की जो वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे हम दिखा देते हैं 3.3 इंटू 10 पे माइनस 8। जैसे ही पॉइंट इधर खिसकाएंगे माइनस इधर आने लगेगा, कम हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 1 पिकोमीटर में 10 पे माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में हमने बदला, पॉइंट के रूप में लिखा तो ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे 1 यूनिट सेल का जो आयतन हो जाएगा ए क्यूब, और ए की अगर हम वैल्यू रख दें तो 3.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इस पे आ जाएगा आपका होल क्यूब, सॉरी -8, इस पे हो जाएगा होल क्यूब। और जैसे ही आप करेंगे इसका होल क्यूब तो मिल जाएगा आपका 10 पे -8 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पे -24। और इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपका, गुणा करके देख लीजिएगा, 43.98। तो इंटू हो जाएगा 10 पे -24 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा एक पॉइंट इधर कर देते हैं क्योंकि पॉइंट रूल के अनुसार एक अंक के बाद होना चाहिए। तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.39 इंटू 10 पे -23 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। या फिर हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 4.4 इंटू 10 पे -23 सेंटीमीटर क्यूब। एक अंक हटाते हैं यहाँ पे, ये 0.5 से ज्यादा है इसलिए ये बढ़ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 यूनिट सेल का आयतन इतना है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 4.4 इंटू 10 पे -23 सेंटीमीटर क्यूब जब आयतन होगा, इतना आयतन रहेगा तो 1 यूनिट सेल बनाएगा, बराबर होगा 1 यूनिट सेल, सिंगल यूनिट सेल बनेगा। आपको पता चल गया कि अगर इतना आयतन रखेंगे तो 1 यूनिट सेल होगा। तो आपसे तो बस यही पूछा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो अगर 4.4 गुणे 10 पे -23 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर 1 यूनिट सेल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर कितना हो जाएगा, ये चला आएगा नीचे, यानी 1/4.4 और इंटू हो जाएगा 10 पे -23 कर दीजिए, इसको ले जाइए ऊपर तो हो जाएगा प्लस 10 पे 23 अपान हो जाएगा 4.4। इसको और अच्छे से करेंगे, 10 को कर देते हैं इधर तो ये हो जाएगा आपका 10 और इंटू हो जाएगा 10 पे 22 अपान 4.4 डिवाइड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा नियर अबाउट 2.25 और इंटू एक चीज बचा हुआ है 10 पे 22 यूनिट सेल इनकी संख्या हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा था कि कितने यूनिट सेल होंगे, तो आप पता कर लीजिए कि कितने यूनिट सेल में एक यूनिट, कितने आयतन में 1 यूनिट सेल बनता है। और जब एक कितने आयतन में 1 यूनिट सेल बनता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो ये हम निकाल लेंगे। निकाला कैसे हमने, सबसे पहले हमको एक ही वैल्यू मिली तो हम पता किए कि 1 यूनिट सेल का आयतन कितना होगा, निकाल लिए। जब 1 यूनिट सेल का आयतन निकल गया तो हम कह सकते हैं कि इतने आयतन बराबर 1 यूनिट सेल, तो 1 आयतन बराबर कितना, यही हमारा क्वेश्चन था। तो आएगा हमारा आंसर 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22 यूनिट सेल होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अभी भी हमारा न्यूमेरिकल सेशन ही रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कि यूनिट सेल के अंदर घटक कण जब पैक होते हैं तो उनकी डेंसिटी कितनी होती है और उस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक आपके पास अगर कोई इस टाइप्स का क्वेश्चन हो जो आपसे न लग रहा हो, आपको क्वेश्चन अगर पूछने हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय।